नमस्कार, मनी नाइन की खास पेशकश इकोनॉमिकम में आप सभी का स्वागत है। नए अर्थात के साथ मनी नाइन के एडिटर अंशुमान तिवारी जी स्टूडियो पहुंच चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि इकोनॉमिकम कैसे आगे बढ़ेगा। सबसे पहले अर्थात पर चर्चा होगी और इस बार अर्थात का विषय हम सभी के बेहद करीब है। अर्थात के बाद आपसे इनकम पर बातचीत होगी, उसके बाद अंशुमान जी से आपके जो सवाल भेजे गए हैं उसके जवाब लिए जाएंगे और अंत में हमेशा की तरह हम अंशुमान जी से पूछेंगे कि कौन सी किताब पढ़ी जाए या फिर वेब सीरीज़ देखी जाए। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अंशुमान सर के पास और अर्थात पर चर्चा करते हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि आज का विषय काफ़ी दिलचस्प है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जुलाई में देश के अंदर बाढ़ देखने को मिले और अगस्त के अंदर सूखे की स्थिति देखने को मिल रही है। भारत में इस स्थिति का मतलब क्या है वो भी समझेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे सर पनामा के साथ। इकोनॉमिकम में आप सबका स्वागत है। विपुल जी ने आपको इसकी भूमिका बता दी। भारत के लिए बेहद अप्रत्याशित है कि एक महीने के भीतर बाढ़ से सामान्य मानसून से सूखे और उसके बाद अब खराब मानसून की स्थिति आ जाए। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में चीज़ें बदल जाए, ऐसा भारत ने पहले हाल फिलहाल के इतिहास में इतनी जल्दी नहीं देखा था। पर भारत क्या पूरी दुनिया भी इस तरीके के परिदृश्य से परेशान है। लेकिन हम पहले आपको ले चलते हैं पनामा, क्योंकि पनामा से बात शुरू करें जहाँ से ये किस्सा उठता है। अगस्त के तीसरे सप्ताह में की बात है। ये तमाम सुर्खियां बन रही थी। हो सकता है ये सुर्खी या ये हेडलाइन आपकी निगाह में आई हो। भारत के अखबारों में कुछ जगह खबर थी, लेकिन आमतौर पर ये बड़ी खबर थी दुनिया के समाचार पत्रों में दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में, दुनिया के ट्रेडिंग हब्स में ये बड़ी खबर थी कि और यह खबर आई पनामा से तो बीजिंग से पेरू तक, टोक्यो तक सभी जगह सनसनी फैल गई। खबर ये थी कि पनामा के पास समुद्र में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम शुरू हो गया है। ये हाल फिलहाल के दशकों में देखा गया सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम था। आपको लगेगा समुद्र में ट्रैफिक जाम कैसे? तो समुद्र में ट्रैफिक जाम इस तरीके का कि जो जहाज़ पनामा नहर के पास से निकलते हैं उन्हें रोकने की तैयारी शुरू हो गई थी। अब जब ये खबर आई तो अमेरिका के बाज़ारों में ये हिसाब लगाया जाने लगा कि क्रिसमस पे एशिया से सामान आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि क्रिसमस का शॉपिंग फेस्टिवल सामने था। यूरोप में इस बात का मीज़ान लगाया जाने लगा कि अमेरिका से आने वाली एलएनजी यूरोप तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। चीन को जो सामान अमेरिका से जाता था, सोयाबीन और कॉर्न, वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। और बहुत सारा सामान जो दुनिया से एक दूसरे देशों के बीच जाता है, अमेरिका से एशिया के बीच में और यूरोप के बीच में, उसकी आवाजाही, उसकी कीमतें बढ़ने को लेकर पूरी दुनिया के व्यापारिक बाज़ारों में हिसाब लगाए जाने लगे। इन्फ्लेशन की शुरुआत हो गई, जो कि इस ट्रैफिक जाम से थी। ट्रैफिक जाम इसलिए लगा कि पनामा नहर में दुनिया में जहाज़ों की आवाजाही सीमित कर दी गई और ये तय किया पनामा कैनाल अथॉरिटी ने कि बहुत सीमित संख्या में इस नहर से जहाज़ गुजारे जाएंगे। वजह ये थी कि पनामा नहर में पानी की कमी हो गई। पनामा नहर में पर्याप्त पानी नहीं बचा जिससे जहाज़ तैराए जा सकें। पनामा नहर में पानी का मीटर का जो लेवल है, जो वाटर लेवल है, वो 2.8 मीटर से नीचे चला गया है। 1996 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पनामा नहर, जो कि समुद्री और जलाशयी नहर है, इसमें पानी का सबसे कम स्तर है, सबसे निचला जल स्तर है। पनामा अथॉरिटी ने स्पष्ट रूप से कहा अगस्त के तीसरे सप्ताह में आवाजाही को रोकते हुए कि पनामा नहर बंद तो नहीं की जा रही है, लेकिन पानी की कमी आने वाले समय में बढ़ती जाएगी। इसलिए रास्ते पर आवाजाही सीमित की जा रही, क्योंकि पानी नहीं है नहर में पर्याप्त, और जिन जहाज़ों को ज़्यादा समय लग रहा है वे अपना रास्ता बदलने और दूसरे रास्ते का चुनाव करना शुरू करेंगे। खबर इतनी चौंकाने वाली थी, इतनी सनसनीखेज थी दुनिया के बाज़ारों के लिए कि बाज़ार एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक तो इसे पचा ही नहीं पाए कि इसका मतलब क्या है। लेकिन सर फिर दिक्कत क्या है? अगर रास्ता ही बदलने को कहा गया था, रास्ता बदलने तो दिक्कत कहाँ से? हाँ, और ये इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि ये सवाल ये कि पनामा नहर का जब पनामा अथॉरिटी ने कहा कि अगर रास्ता बदलना है तो आप दूसरे रास्ते से जहाज़ लेकर जाइए, तो पनामा छोड़कर दूसरा रास्ता पकड़ने का दुनिया की जहाज़ों के लिए इसका मतलब समझते हैं आप? अब आप ये मैप देखिए ध्यान से। इस मैप से आपको समझ में आएगा कि पनामा नहर का मतलब क्या है। ये समुद्री रास्ते क्यों पूरी दुनिया भर की कंपनियां, शिपिंग लाइंस, बाजारों के मार्केट्स के पसीने छूट रहे हैं। पनामा दुनिया का 80% कार्गो इस पनामा नहर से गुजरता है। 80% कार्गो का मूवमेंट जो भी होता है वो पनामा नहर से जुड़ा हुआ है। करीब 180 ट्रेड रूट
1920 बंदरगाह और 170 देशों का ट्रेड पनामा नहर के इसी रास्ते से जुड़ा हुआ है। आप समझिए दुनिया में 20% जो भी ट्रेड होता होगा वो अलग अलग रास्तों से जाता होगा। इस मैप के आधार पर देखिए कि पनामा नहर एक तरफ एशिया से और दूसरी तरफ यूरोप से के बीच में कैसे एक सबसे बड़े रास्ते का काम करती है। इसकी एक धारा दक्षिण अमेरिका के तटों की तरफ जाती है जिसमें पेरू और ब्राज़ील है, दूसरा अमेरिका के बंदरगाहों की तरफ जाती है जो अमेरिका के पूर्वी तट के बंदरगाह है, और इसके अलावा एक चैनल एशिया और एक चैनल यूरोप की तरफ जाता है। अब 2022 में करीब 14,000 जहाज़ों ने पनामा नहर का इस्तेमाल किया था। 14,000 शिप्स इससे गुजरे थे। अब अगर ये रास्ता रुकता है या धीमा पड़ता है, धीमा तो पड़ ही गया क्योंकि जहाज़ों को लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है, माल पहुंचाने में देरी हो रही है, बाज़ारों में कीमतें बढ़ रही हैं। और अगर जहाज़ों को मान लीजिए दूसरा रास्ता लेना पड़ता है, जैसा कि पनामा कैनाल अथॉरिटी ने सजेस्ट किया है, तो जहाज़ों को पुराने समुद्री रास्ता जो है, जो केप ऑफ गुड होप होके जाता था अफ्रीका के आसपास, उससे जाना पड़ेगा। सबसे पुराना रास्ता है जहाँ से मर्केंटलिस्ट और भारत के हिस्से में पुर्तगीज़ और ब्रिटिश शिप आया करते थे, उस रास्ते से जाना पड़ेगा। बहुत बड़े जहाज़ आज भी उस रास्ते से जाते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि दुनिया में सामान पहुँचाने में भयानक देरी और पूरे बाज़ारों में, दुनिया भर के बाज़ारों में तपती हुई महंगाई। पनामा नहर में चूंकि पानी की कमी की संभावना लंबे समय के लिए जाहिर की जा रही है, तो दुनिया भर के ट्रेडर अब हिसाब लगा रहे हैं महंगाई का कि आने वाले समय में कितने सामानों की आपूर्ति होगी और कितनी नहीं होगी। सप्लाई चेन को चुस्त दुरुस्त करने, ठीक करने, जोड़ने, घटाने और स्टॉक्स इन्वेंट्री बनाने की जद्दोजहद पूरी दुनिया के बाज़ारों में शुरू हो चुकी है। लेकिन सर सवाल अब यहाँ पर ये आता है कि पनामा में आखिर ऐसा हुआ क्या कि क्यों इस तरीके से जलस्तर घट गया और समस्या कहाँ पिछले से शुरू हुई? एक समुद्री नहर में पानी का स्तर घटना बड़ी खबर है, बड़ी सूचना है, और एक ट्रेड रूट पर पानी घट जाना, यानी जहाज़ों को नहीं तैरने के लिए पानी मिलना, ये बेहद सरप्राइजिंग है। ऐसा कभी नहीं हुआ और भारत पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसे घटनाक्रम बराबर हो रहे हैं जो बिल्कुल, जिसके लिए कभी भी दुनिया ने इसकी कल्पना नहीं की थी कि एक नहर, एक समुद्री नहर जहाँ से 80% ट्रेड गुजरता है, कार्गो गुजरते हैं, वो बंद हो जाएगी। पनामा में भयानक सूखा है, पनामा भयानक सूखे से परेशान है। और पनामा की क्या बात करें, पूरा केंद्रीय और पश्चिम अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और वेस्टर्न अमेरिका भयानक सूखे से पीड़ित है इस समय। पनामा नहर एक झील से जुड़ी जिसका नाम गातून है। गातून झील से पनामा नहर को पानी आता है। इस झील का एक बड़ा ह्यूज रिजर्वायर है, उस रिजर्वायर से पानी नहर में छोड़ा जाता है। जब जहाज़ गुजरते हैं तो नहर में पानी की मात्रा बढ़ा दी जाती है और जहाज़ों के गुजर जाने के बाद नहर में पानी का लेवल कम कर दिया जाता है। इस साल पनामा में सामान्य से 35% कम बारिश हुई, सामान्य से 35% कम बारिश हुई। पनामा ने जब से मौसम के आंकड़े जुटाने शुरू किए हैं विपुल जी, तब से 143 साल में दूसरी बार ऐसा मौका आया है जब झील और जलाशय दोनों में पानी सूख गया है। झील और जलाशय दोनों में पानी कम है, 143 साल बाद ऐसा हुआ है। अब इस सूखे के कारण जलाशय से पनामा नहर में पानी छोड़े जाने की में कमी हो रही है। एक जहाज़ को गुजरने के लिए पनामा नहर का अपना हिसाब है क्योंकि बहुत पुरानी नहर है और दुनिया भर के समुद्री शिप इसका दशकों से इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें इसके बारे में सब कुछ पता है। एक जहाज़ को गुजरने के लिए आमतौर पर 50 मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत होती है उस नहर से। जब एक बड़ा कार्गो शिप गुजरता है तो 50 मिलियन गैलन पानी नहर के भीतर उस चैनल में होना चाहिए जिससे जाता है, और ये पानी रिसाइकिल नहीं होता क्योंकि पानी बेकार हो जाता है, पानी फैल जाता, निकल जाता है। अब अथॉरिटी ने पानी की कमी के कारण दिन में केवल 20 से 30 जहाज़ों को आने की इजाज़त दी है, जबकि औसतन पहले 40 से 50 जहाज गुजरते थे इस चैनल से, इस रूट से निकलते थे। अथॉरिटी को ये लग रहा है, पनामा कैनाल अथॉरिटी को ये लग रहा है कि आने वाले समय में पानी और कम होता जाएगा और इसलिए जहाज़ों की आवाजाही और सीमित हो जाएगी और इसीलिए उनको दूसरा रास्ता बदलने के लिए कहा गया है। इससे जो मैरीटाइम ट्रैवल का पूरा मैरीटाइम सीक्वेंस है पूरी दुनिया का कि एक जहाज़ एक जगह से चलता है, सामान लेकर दूसरी जगह उतारता है, फिर दूसरी जगह से सामान भरता है और तीसरी जगह उतारता है, ये जो पूरा साइकिल है, जो पूरा सीक्वेंस है और जो पूरा सप्लाई चेन है, वो सब बुरी तरह लड़खड़ा गई है। तो लेकिन यहाँ पर एक बात समझना चाहेंगे, तूफान, बारिश, ये तो अक्सर सुनने में आती थी, लेकिन सूखे की खबरें पूरी दुनिया से इस तरीके से एकदम से आने लगी, इसके पीछे क्या वजह है? और यही हमारे लिए आज का विषय है जिस की तरफ विपुल ने इशारा किया कि ये समझना दुनिया के लिए भी बेहद आश्चर्यजनक हो रहा है। पनामा एक शताब्दी के सबसे भयानक सूखे से इस समय जूझ रहा है और इस सूखा लोगों को पता है आता है, पर्यावरण की आपदाओं में सूखा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आता रहा है, लेकिन दुनिया पर्यावरण के एक ऐसे चेहरे से परेशान है जिसने इससे पहले कभी नहीं देखा।
आप हो, हम हो, असंख्य लोग हैं, जैसे कि विपुल जी ने भी कहा, हम लोग ये मानते हैं कि प्रकृति के प्रकोप का मतलब है तूफान, चक्रवात, बाढ़, बादल फटना, फ्लैश फ्लड्स। ये बहुत सामान्य प्राकृतिक आपदाएं हैं जो अक्सर आती। साइक्लोन, चक्रवात पूरी दुनिया के हिस्सों में आते हैं, भारत में भी आते हैं, अमेरिका में भी आते हैं बाकी जगह भी आते हैं। फ्लैश फ्लड्स, बादल कहीं भी फट सकते हैं, फ्लैश फ्लड्स और बाढ़ आती है। लेकिन सूखे दशकों में एक बार आते हैं। सूखे कभी अचानक नहीं आते, सूखे लंबे समय में बनना शुरू होते हैं, उनकी संभावनाएं पहले से आंक ली जाती हैं और उसके बाद सूखे की तैयारी की जाती है। और इसीलिए सूखे का पूर्वानुमान सबसे सही होता है। ये माना जाता है कि सूखे का अनुमान लगाना आसान है, क्योंकि बहुत सारे पर्यावरणीय हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनके जरिए आप नाप सकते हैं कि कब सूखा पड़ेगा और सूखे की गहराई कितनी होगी। लेकिन अब अपनी धारणा बदल दीजिए। दुनिया इस समय अचानक फट पड़ने वाले सूखे से परेशान है और इसलिए एक नया शब्द आया है पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज की व्यवस्था में, जिसे फ्लैश ड्राउट कहा जा रहा है। फ्लैश फ्लड तो आपने सुनी होगी, पर पनामा दरअसल एक फ्लैश ड्राउट से जुड़ गया, अचानक आने वाला सूखा जिसकी कोई कल्पना नहीं होती। अब फ्लैश ड्राउट की दुनिया में बाढ़ है और सूखे की बाढ़ अपने आप में एक असंगतिपूर्ण शब्द है, पैराडॉक्स है दोनों में, पर ये विरोधाभासी दुनिया देख रही है। फ्लैश ड्राउट की अचानक बाढ़ जैसी आ गई है, अचानक आने वाले सूखे एकदम बढ़ गए हैं। सूखे का एक पुराना अपना इतिहास है, सूखे के कारण सभ्यताएं खत्म हुई हैं, मिट गई हैं, ये सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन ऐसा अब पहली बार दुनिया के ताज़ा इतिहास में पिछले एक दशकों में, 2 दशक में देखा गया है कि एक साल ठीक ठाक बारिश हो और अगले ही साल वहाँ सूखा पड़ जाए। एक महीने पहले बहुत अच्छी बारिश हो और एक महीने बाद ही वहाँ सूखा पड़ जाए। ऐसी परिस्थिति दुनिया ने पहली बार देखी है क्लाइमेट चेंज के इतिहास में। और इसीलिए प्रकृति का ये स्वरूप बिल्कुल रहस्यमय है, इसे जानना मुश्किल हो रहा है। जो ऐसे सूखे इन्हें फ्लैश ड्राउट कहा जाता है, जो अचानक आ धमकते हैं, पता ही नहीं चलता और सूखा आ जाता है। पारंपरिक सूखे लंबे समय में आते हैं, जैसे एक डिकेडल साइकिल है सूखों का, ड्राउट का, और ड्राउट का साइकिल धीमे धीमे कम होता जा रहा था। दुनिया में लंबे समय तक आने वाले सूखे अब कम हो गए थे। 2000 के दशक से पहले तक सूखों की संख्या कम थी। मैं आगे आपको बताएंगे कि ड्राउट की संख्या धीमे धीमे घट रही थी। लेकिन ये जो फ्लैश ड्राउट होता है, अच्छा, और जो पारंपरिक सूखा है वो धीमे धीमे आता है, लंबे समय तक फैलता है और फिर टिकता है क्योंकि वो लंबे समय में आता है। ये ऐसे सूखे हैं फ्लैश ड्राउट जिनको अब पर्यावरण विशेषज्ञ और साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये अचानक कुछ ही हफ्तों में फैल जाता है। जैसे फ्लैश फ्लड होती है ना, कि अचानक आया, बादल फटा और शहर डूब गया। ये सूखा कुछ ही दिनों में आता है, अचानक फैल जाता है, देखते देखते एकदम तापमान ऊपर जाता है, मिट्टी की नमी उड़ जाती है, पानी की कमी हो जाती है और फसलें तबाह हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो इसीलिए इन्हें फ्लैश ड्राउट की कैटेगरी में रखा जा रहा है। 1970 में पहली बार हमने फ्लैश ड्राउट शब्द का इस्तेमाल सुना था, लेकिन तब तक भी 1970 तक भी ये माना जाता था कि सूखे लंबे पर्यावरण के बदलाव के बाद, एल निनो जैसे घटनाक्रमों के बाद, मौसम माहौल बदलने के कारण कई दशकों में एक बार आने वाली आपदा माने जाते थे। पर 1970 के बाद से दुनिया के वैज्ञानिकों ने और पर्यावरणविदों ने ये ट्रैक करना शुरू किया कि क्या सूखा जैसा घटनाक्रम जो लंबे समय में होता है वो अचानक भी हो सकता है। फ्लैश ड्राउट शब्द का इस्तेमाल सर मुझे भी पहली बार ही पता लगा आपके माध्यम से। इस तरह के सूखे अब तक के आंकड़े हैं आपके पास कि किस तरीके कब कब आए हैं, कब कब इस तरह की स्थिति देखने को मिली है सर? हाँ, और ये फ्लैश ड्राउट का जो फिनोमेना हमने कहा कि 20वीं शताब्दी के बाद का फिनोमेना है, 20वीं शताब्दी के बाद का फिनोमेना है, जो खासतौर से 21वीं सदी का है। 20वीं सदी की आखिरी तक इस तरीके के घटनाक्रम हमें दिखने लगे थे। 2012 में अमेरिका में पहली बार ऐसा सूखा आया, जब अमेरिका के केंद्रीय और पश्चिमी इलाकों में, जहां आज सूखे की परिस्थिति हम देख रहे हैं, यहाँ मौसम अचानक देखते देखते कुछ हफ्तों में मौसम गर्म हो गया और ज़मीन की जो मिट्टी की नमी थी वो उड़ गई, फसलें बर्बाद होने लगी। ये पहला उदाहरण माना जाता है फ्लैश ड्राउट का जो अचानक आया था। इससे $30 बिलियन का लॉस हुआ अमेरिका की एग्रीकल्चर को इस एरिया में, और ये वो 2012 का मुकाम था जहाँ से इसकी पड़ताल शुरू हुई कि फ्लैश ड्राउट नाम की भी कोई चीज़ हो सकती है, फ्लैश फ्लड की तरीके से, और इसके बाद इस पर ध्यान देना शुरू किया गया। पर्यावरण के जितने भयानक बदलाव हम देख रहे हैं वो सब 2000 के दशक के बाद के हैं, हम जो आजकल देख रहे हैं, जो हमारे सामने दिख रहा है, और इनमें सूखे को सबसे कम महत्व दिया गया। ये माना गया कि पर्यावरण की आपदा का मतलब है तूफान आना या बाढ़ आना या बादल फटना, लेकिन अब इनका रिकॉर्ड मौजूद है फ्लैश फ्लड्स का। हम इस टेबल को दोबारा देखें तो आपको समझ में आएगा। 2012 में केंद्रीय अमेरिका में अचानक सूखा आया जिससे कि $30 अरब का नुकसान हुआ। 2016 में दक्षिण अमेरिका में अचानक सूखा आया। 2018 में यूरोप और स्वीडन के देशों में अचानक सूखा आया। 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स में। 2020 में अमेरिका के मिडवेस्ट में तापमान बढ़ा। 2020-21 में दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, पैराग्वे में
में ड्राउट हुआ, 2021 में पश्चिमी चीन में भयानक सूखा आया और 2021 में ही पश्चिम अमेरिका के जंगलों में आग भी लगी और अब 2023 में पनामा का सूखा है। तो अगर आप सिर्फ ये पूरा आंकड़ा 2012 से और 2023 तक का देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये फ्रीक्वेंसी है जो एक ही इलाके में बार बार आने वाले सूखे को दिखाती है। और ऐसा भी नहीं कि वो लगातार लंबा चलने वाला हो, एक साल आया फिर अगले साल हो सकता है मौसम ठीक हुआ फिर उसके बाद वापस सूखे की वापसी हो गई अचानक। इसमें अमेरिका में इस समय इलिनॉय, कनाडा के कई हिस्से और भारत का बड़ा हिस्सा फ्लैश ड्राउट की चपेट में है। इस समय हम इसे देख रहे हैं। सर ये लेकिन ये अचानक से जो है सूखे वाली बाढ़ जो है, सूखे की बाढ़ इससे कह सकते हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अचानक जो है आता शुरू हुआ और लगातार पूरी दुनिया में सूखा फैल रहा है, ये हुआ क्यों? ये इसकी सबसे ताज़े आंकड़े नासा के पास हैं। नासा के पास दुनिया में पर्यावरण की सूचनाओं का सबसे बड़ा संग्रह है और जिसे से परख कर ये पता चलता है कि आखिर इतने सूखे क्यों फट पड़े और अचानक फ्लैश ड्राउट्स क्यों बढ़ रहे हैं। पर्यावरण में तापमान बढ़ना हमारे लिए मामूली बात लग सकती है, हम तो महसूस भी नहीं करते, हम तो एयर कंडीशनिंग में बैठे होते हैं, तो एक 2 डिग्री 3 डिग्री अगर टेम्परेचर पर्यावरण में बढ़ता है तो हमारे जीवन पर उसका कोई सीधा प्रत्यक्ष असर हम उसे महसूस नहीं कर पाते। हम थोड़े अपनी एयर कंडीशन की और कार के एयर कंडीशनर की कूलिंग बढ़ा देते हैं, पर ये 1 डिग्री तापमान या आधा डिग्री तापमान बढ़ना पूरी प्रकृति के संतुलन को कैसे बिगाड़ देता है उसका ताज़ा नमूना है ये फ्लैश ड्राउट। इससे ध्यान से देखें, ये जो प्रवृत्ति है सूखे की, इसका नासा के पास और बाकी जो आंकड़े उन्होंने अध्ययन किया है। एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट, ग्रेस, जो कि दुनिया भर में पर्यावरण के बदलावों को नापता है। उसने ये बताया विपुल कि 2002 से 2012 के बीच पर्यावरण की दृष्टि से जो एक्सट्रीम इवेंट्स थे, जो अप्रत्याशित घटनाएं थी, उनकी संख्या 1056 रही। यानी 2002 से 2012 की 10 साल के भीतर पूरी दुनिया में पर्यावरण ने अपना जो सबसे भयानक और एक्सट्रीम रूप था वो 1056 बार दिखाया। पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा हिस्सा था, इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया। 2015 से 2021 के बीच दुनिया के इतिहास में 2015 से 21 के बीच में दुनिया के इतिहास में ऐसे साल रहे जब करीब 8 से 9 साल ऐसे रहे जिसमें 2015 से 2021 के बीच करीब 6 साल ऐसे रहे, 5 से 6 साल ऐसे रहे जब भयानक गर्मी पड़ी। और हर साल कम से कम 4 बार ऐसे मौके आए जब सीमा से अधिक बारिश हुई या सूखा पड़ा, सरप्राइज हुआ। 2015 के पहले इस तरीके की घटनाएं 13 साल में एक बार होती थी, 13 साल में 3 घटनाएं औसतन देखी जाती थी, पर अब एक साल में ऐसी घटनाएं ऑलमोस्ट 8 से 9 बार हो रही हैं पूरी दुनिया में, इस तरीके की घटनाएं। अब आप ये मैप ध्यान से देखिए, ये मैप ये बताता है कि सूखे की संभावना कैसे नापी जाती है। एक ड्राउट सेंटर है जो ग्राउंड वाटर की परिस्थिति का आकलन करता है। यह मैप पूरी दुनिया में उन हिस्सों को दिखाता है जहां भूजल का स्तर सबसे कम है। ध्यान से देखिएगा, जहां लाल हिस्से दिख रहे हैं वहां ग्राउंड वाटर की स्थिति सबसे कम है। ऐसे इलाकों में जब अचानक तापमान बढ़ता है तो फ्लैश ड्राउट आ जाते हैं। जैसे इन इलाकों में बारिश नहीं हुई या कम बारिश हुई और तापमान बढ़ना शुरू होता है, गर्म हवा चलती है, मिट्टी की नमी सूखती है और पूरा का पूरा खेती का एनवायरनमेंट बदल जाता है और सूखा आ जाता है। ऐसा पहले नहीं होता था। ये आंकड़ा, ये मैप और ध्यान देना ज़रूरी है कि चूंकि दुनिया में ग्राउंड वाटर का तेज़ी से गिर रहा है, भूजल का स्तर तेज़ी से गिर रहा है, तो उन इलाकों में फ्लैश ड्राउट आने की संभावना और ख़तरे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी एक साल अगर अच्छी बारिश हुई भी हो तब भी भूजल का स्तर, ग्राउंड वाटर इतना नहीं होता कि वो अगले साल तापमान की बढ़ोतरी को बर्दाश्त कर सके, इसलिए सूखा निकल कर बाहर आता है। अब ध्यान से देखिए, दुनिया की इस समय अधिकांश बड़ी फसलें सूखे की चपेट में है। आप कहेंगे कि भारत ने तो अभी 1 महीने पहले बाढ़ देखी थी, इतनी बड़ी बाढ़ के ही दृश्य घूम रहे थे टीवी पर। बाढ़ के दृश्य आपको टीवी बनाते हैं, अच्छा टीवी बनाते हैं, सूखे के दृश्य में दिखता नहीं है कि सूखा कैसे दिखाया जाए। बाढ़ ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से टेंजिबली दिखाई देती है, पर आंकड़े तथ्य जो बाजार में हैं वो ये कि दुनिया की अधिकांश बड़ी फसलें इस समय सूखे की चपेट में। अमेरिका में कॉर्न और सोयाबीन और गेहूँ, ये 3 प्रमुख फसलें, तीनों पर सूखे का असर है। अमेरिका की करीब 64% कॉर्न और 57% सोयाबीन की खेती सूखे के असर से प्रभावित है। फिलीपींस में अल नीनो के असर से चावल की बुवाई प्रभावित हुई है। भारत में दलहन, तिलहन, शुगर केन और राइस, इनकी चारों की फसलों की, कपास की सभी फसलों पर सूखे का असर है। इसको हम बराबर मनी सेंट्रल में आपसे चर्चा करते जा रहे हैं। दुनिया में राइस की और
शुगर की कीमतें ऑल टाइम रिकॉर्ड पर पहुंच गई हैं, जबकि उसकी वजह बहुत सारी हैं। भारत की तरफ से निर्यात कम हुआ है, दुनिया के अन्य देशों में भी ये स्थिति है। तो अब जो दुनिया की फूड बास्केट के प्रमुख एक्सपोर्टर हैं और दुनिया के जो प्रमुख इंपोर्टर हैं, उन दोनों देशों में और जितनी बड़ी फसलें हैं वो सब इसी तरीके के फ्लैश ड्राउट का शिकार हो रही हैं। तो सर ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के अंदर भी क्या फ्लैश ड्राउट जैसी स्थिति बन रही है? भारत की स्थिति देखना करीब से ज़रूरी है। बीते कई सालों में बीते 100 सालों में अल नीनो भारत में कई बार आया, ऑलमोस्ट 8-9 बार सूखे अल नीनो के कारण आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ हाल फिलहाल की स्मृति में जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं कि जुलाई में देश में बाढ़ आई हो और अगस्त में सूखा पड़ गया हो। मानसून के एक 3 महीने के साइकिल के भीतर, जून के मध्य से लेकर 3.5 महीने के साइकिल के भीतर, एक ही समय में एक ही मानसून के चक्र में या तो मानसून पूरी तरह असफल होते हैं या मानसून सामान्य होते हैं या मानसून में ज़्यादा बारिश होती है। पर ऐसा कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में हाल फिलहाल में कि एक महीने पूरे देश को बाढ़ ने, अधिकांश हिस्से को बाढ़ ने परेशान कर रखा हो और अगस्त में सूखा पड़ गया। इस साल 100 साल की सबसे कम बारिश हुई, 112 साल की कम बारिश हुई। अब यहाँ ये मैप आप देखिए, भारत के भी मौसमविद राजनीतिक रूप से सही रहने की या उचित रहने की कोशिश करते हैं तो इसे फ्लैश ड्राउट नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप ये नक्शा देखें तो आपको दिखाई देगा कि फ्लैश ड्राउट क्या होता है भारत में दिखाई दे रहा है। ये जुलाई तक मानसून की बरसात थी और अगस्त की मानसून की बरसात। जुलाई तक के हिस्से में जो नीला और हरा हिस्सा था, जहाँ सामान्य से ज़्यादा बरसात हुई थी या सामान्य बरसात हुई थी, उस सारे हिस्से में पीला और लाल रंग बिखरा हुआ है। एक महीने के भीतर ही भारत की का पूरा कृषि क्षेत्र फ्लैश ड्राउट के हिस्से में चला गया, अचानक आने वाले सूखे की चपेट में आ गया। और कितना असर इसका है कि इतनी भारी बारिश के बाद भी इन इलाकों में इतनी नमी नहीं है कि वो फसलों को सपोर्ट कर सके। फ्लैश ड्राउट की इस स्थिति को और गहराई से हम समझते हैं जब हम भारत में मौसम के और आंकड़े और पानी के आंकड़े करीब से देखते हैं। भारत का सूखा पूरी दुनिया की तुलना में और ज़्यादा पेचीदा है। 1997 के बाद से विपुल भारत में सूखा प्रभावित इलाकों का जो एरिया है, जो रकबा है, वो करीब 57% बढ़ा है। यानी क्रमशः भारत के अधिकांश हिस्सों में पानी की कमी बढ़ रही है, सूखे से प्रभावित इलाके लगातार बढ़ रहे हैं। भूविज्ञान मंत्रालय के अपने आंकड़े जो बताते हैं 1970 के बाद से भारत में मल्टी ईयर ड्राउट बढ़े हैं। ये वो ड्राउट हैं जो फ्लैश ड्राउट से अलग होते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी किस्में हैं। मल्टी ड्राउट की गणना मौसम विभाग के हिसाब में, सूखे के हिसाब किताब में नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब ये होता है, मल्टी ड्राउट का मतलब ये होता है कि किसी इलाके में अगर 3 से 5 साल तक लगातार मिट्टी में और मौसम में नमी की कमी हो जाए तो वो हिस्सा मल्टी ड्राउट का शिकार माना जाता है। मध्य और पश्चिम दक्षिण भारत के इलाके इस तरीके के ड्राउट का शिकार हैं। और इसी बीच हम मानसून के स्वभाव में ऐसा बदलाव देख रहे हैं जो हमने आपको मैप में दिखाया कि जुलाई की तुलना में अगस्त में जुलाई की बाढ़ और अगस्त के में वही इलाका सूखे में पहुंच गया। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र, पंजाब, हरियाणा सहित देश के करीब 13 बड़े राज्य जहां खेती होती है, उनके 100 जिलों ने पिछले 15 साल में बार बार सूखे का सामना किया है। 15 साल में इन राज्यों के 100 जिले हैं जो पेरिनियल सूखे का शिकार होते रहते हैं। मानसून भले ही सामान्य हो, मानसून की घोषणाएं भले ही सामान्य हो, पर यहाँ सूखे खत्म नहीं होते। अब इन सूखों को आप फ्लैश ड्राउट जैसा मान सकते हैं कि घूम घूम कर यहाँ पर हर दूसरे साल, तीसरे साल इस जिले में सूखा पड़ जाता है, क्योंकि मानसून की बारिश वहाँ पर्याप्त नहीं होती। अब दोआब में, डेल्टा में, तराई के इलाकों में भी पानी की कमी दिखाई पड़ रही। तो इन आंकड़ों की रोशनी में जब आप देखें तो दिखता है कि फ्लैश ड्राउट की परिस्थिति भारत में सबसे ज़्यादा जटिल बनती दिख रही है। अब सवाल यहाँ पर ये सर कि भारत में तो वैसे भी खेती के लिए जो है पानी की कमी है, और मुझे याद है कि आपने बहुत डिटेल में इस पर एक इकोनॉमिकम भी किया था और उसको लेकर के किस तरीके से पानी के निर्यात को लेकर के आपने चीज़ें समझाई थी। भारत के अंदर जो अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है, अभी कितना पानी जाता है खेती के अंदर? अब इस सूखे की रोशनी में, जैसा विपुल ने आपको याद दिलाया, अगर आप चाहें तो उस इकोनॉमिकम का लिंक भी इसमें होगा, जब हमने विस्तार से बताया था कि भारत की पूरी खेती पर्यावरण और पानी की दृष्टि से किस तरह से अक्षम है, और हम अपना पानी निर्यात कर रहे हैं। जिन फसलों का निर्यात करते हैं उनमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है, विस्तार से हमने बताया था। और सूखे की रोशनी में उसे याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए जानना जरूरी कि पानी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। भारत जैसे देश में
खेती के लिए। हम बता चुके हैं कि भारत वस्तुतः पानी का निर्यात करता है, फसलों का निर्यात नहीं करता। भारत में 78% ताज़ा पानी खेती को जाता है। टोटल जितना फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसका 78% एग्रीकल्चर को जाता है, क्योंकि 48% हिस्सा ही सिंचाई के तहत है। तो बाकी जो फ्रेश वाटर आ रहा है बारिश के जरिए वो खेती को जाता है। और इसीलिए आपको कई इलाकों में अचानक सूखे आते दिखाई देते हैं। 60% पानी भारत का धान और गन्ना पीते हैं। जितना पानी भारत में खेती में जाता है उसका 60% धान और गन्ने में जाता है। अगर गेहूं को भी मिला लें तो ये तीनों मिलाकर भारत का 40% के आसपास एग्रीकल्चर एरिया कवर करते हैं और 80% पानी ले जाते हैं। ये 3 फसलें भारत में जितना भी खेती में पानी इस्तेमाल होता है, धान, गेहूं और गन्ना, 80% पानी सोखते हैं। और संयोग देखिए कि या दुर्योग देखिए कि चावल, चीनी और गेहूं हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। यानी हम जिन फसलों में सबसे ज़्यादा पानी डालते हैं उन्हीं का हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। भारत के लिए सूखे इसलिए महत्वपूर्ण है, इनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया की रैंकिंग में भारत जल निर्धन देशों में आता है, पानी की दृष्टि से निर्धन देशों में आता है। ये जो सूची है इसमें 17 देशों में भारत 13वें स्थान पर है, जहाँ पर पानी की कमी है। कई मामलों में हम अफ्रीका के देशों में पानी की कमी के पैमानों के करीब खड़े होते हैं। और ध्यान से अगर इस लिस्ट को आप देखें जो कि मैप के तौर पर भी आपको दिखाते हैं, अगर से आप ध्यान से देखें तो इसके अधिकांश देश मरुस्थल हैं, यानी जहाँ पर मरुस्थल है, भारत जैसे देश नहीं, पर यहाँ पर पानी की रिकॉर्ड कमी है इन देशों में। जो 17 कंट्रीज़ हैं जहाँ एक्सट्रीमली वाटर स्ट्रेस एरिया हैं, उनमें आप देखिए ज़्यादातर मरुस्थली देश हैं या बर्फ़ से ढके हुए देश हैं। उन देशों में भारत की स्थिति शामिल होती है पानी की निर्धनता के आधार पर। भारत में पानी की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी केवल 1544 क्यूबिक मीटर है, जो 1951 में 5300 क्यूबिक मीटर थी। 17 कंट्रीज जहाँ पर आपको एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, ये आंकड़ा हमें यहाँ से ये बताता है। इस सूरत में और भी ये ज़रूरी हो जाता है कि भारत में ये जो सूखे का नया परिदृश्य आया, इसे समझा जाए। 1951 से और अब की तुलना करें तो सर काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है। अब ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए कि इस जो हम देख रहे हैं स्थिति उससे निपटने के लिए? मानसून ने काफ़ी गहरे सबक दिए हैं हमको। लोग तो देख ही रहे हैं, सरकार की व्यस्तताएं चुनाव और राजनीति में ज़्यादा रहती हैं, लेकिन अगर वक्त है सरकार के पास तो उसे समय निकालकर ये सबसे महत्वपूर्ण मौका है जब उसे खेती और मौसम के जो रिश्ते बदल रहे हैं भारत में, इसे करीब से परखा जाए। आदर्श परिस्थिति ये होती है कि सरकार की तरफ से तमाम स्टडीज़ असाइन की जाती, विशेषज्ञों को लगाया जाता, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इसका अनुमान लगाया जाता है कि भारत में अचानक ऐसा फिनोमेना क्यों आया। क्योंकि एल नीनो और मानसून में जो हुआ है, इसके बाद भारत को अपनी 3 नीतियां एकदम बदलनी होंगी। एक तो बीजों के शोध की परिस्थितियां बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि बीज ऐसे हों जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को सर्वाइव कर सकें। एक साल बारिश, एक साल सूखा, एक साल बाढ़, अचानक आने वाला सूखा, भारत की फसलों के बीज की पूरी शोध इस तरह बदलनी होगी कि उत्पादन कर सकें। दूसरा, पानी के इस्तेमाल को लेकर, पानी के प्रयोग को लेकर और उनका फसलों के साथ जो तालमेल है, रिश्ता है, उसे विस्तार से बदलने की ज़रूरत है। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं इकोनॉमिकम में। और तीसरा ये कि खाद्य भंडारण की नीतियों को नए सिरे से बदलने की ज़रूरत है। हम आपको पिछले इकोनॉमिकम में बता चुके हैं कि भारत सरकार की खाद्य भंडारण की पूरी नीति किस तरह लड़खड़ा कर 1 साल के भीतर बैठ गई, कि हम रिकॉर्ड प्रोडक्शन के बाद भी महंगाई झेल रहे हैं, अनाज की भी और बाकी चीज़ों की। तो खाद्य की पूरी नीति लड़खड़ा कर बैठी हुई दिखाई देती है। दूसरी बात यह कि हम आमतौर पर बाढ़ नियंत्रण की या प्राकृतिक आपदा के नियंत्रण की नीतियाँ बनाते हैं। फ्लैश ड्राउट से बचने की कोई नीति नहीं है, इनके नियंत्रण की, इनसे बचाने की, इनके लिए भारत में अभी कोई स्पष्ट रूप से नीति नहीं है। भारत के आपदा प्रबंधन में, कृषि आपदा प्रबंधन में ये अनिवार्य और ज़रूरी है कि अब ड्राउट को भी, इस तरीके के फ्लैश ड्राउट को भी शामिल किया जाए, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत की अधिकांश आबादी अभी भी सब्सिस्टेंस या जीविका की कृषि पर निर्भर है। और सरकार इस साल ये महसूस कर रही है, देख रही है कि उसके पास अपनी भी सस्ती अनाज स्कीम चलाने भर का अनाज बाजार में उपलब्ध नहीं जिसे चलाया जा सके। सर, आज का अर्थात मुझे लगता है हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनके लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और ख़ासतौर से एक जो नया शब्द फ्लैश ड्राउट सीखने को मिला आज, और इसकी कितनी भयावह स्थिति ये हो सकती है भविष्य में भारत के लिए, बहुत शानदार जो है मुझे लगता है कि सबका अनुभव रहा होगा। अब सर आगे बढ़ते हैं, अर्थात से आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम की बात पर आज क्या बताएंगे सर?
मनी नाइन के का सुपर ऐप आपके पास अब iOS और एंड्रॉयड दोनों में उपलब्ध है। इनकम की बात में हम आपसे कहेंगे कि मनी नाइन के सुपर ऐप पर एक शो है जिसे करीब से फॉलो करिए। पिछले 2 महीनों में हमारे पास, हमारी रिसर्च टीम के पास प्रतिदिन कम से कम ऐसे 4 से 5 मामले आ रहे हैं जिसमें बेहद अनोखे तरीकों से फ्रॉड किया जा रहा है। बुजुर्गों को अलग टारगेट किया जा रहा है साइबर फ्रॉड में, महिलाओं को अलग टारगेट किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को अलग टारगेट किया जा रहा है, LIC रखने वालों को अलग टारगेट किया जा रहा है। कभी चालान का एक मैसेज आ जाता है, कभी FIR का मैसेज आ जाता है। कोई भी चैनल कहीं भी आपको इतने विस्तार से ये नहीं बताएगा कि ये फ्रॉड हो कैसे रहे हैं और इनसे बचा कैसे जाए। और इसलिए मनी नाइन के सुपर ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करिए, जागते रहो शो को करीब से फॉलो करिए। हम आपको वहाँ एक एक फ्रॉड वो कैसे हो रहा है, उसका तरीका क्या है, उसके मैसेज को कैसे समझें, कैसे पढ़ें, उस पर लिंक क्यों ना करें और इससे किस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं। क्योंकि जैसे जैसे वित्तीय संचालन बढ़ रहे हैं, साइबर फ्रॉड के तौर तरीके रोज बदल रहे हैं और आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं आपको लूटने वाले। तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, तो जागते रहिए और जागते रहो, देखते रहिए। सर, बहुत सारे दर्शकों के भी सवाल आए हैं, कुछ एक दर्शकों के सवाल हम ले लेते हैं। विष्णु जी का प्रश्न आया है और विष्णु जी कह रहे हैं कि चीन की घटती आबादी और गिरती चीनी अर्थव्यवस्था के बीच क्या भारत चीन का विकल्प बन सकता है और इसके लिए सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए? अभी लंबी लड़ाई है। बर्नस्टीन की एक ताज़ी रिपोर्ट आई जिसमें औसतन माना जाए तो पूरे सारे क्षेत्रों को मान लिया जाए तो भारत चीन से करीब 1.5 दशक 16 से 17 साल पीछे है, पेटेंट की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से, बाकी चीज़ों की। और अगर आप अंदर जाएंगे और निटिग्रिटीज़ में जाकर देखेंगे तो टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों में भारत को अभी लीपफ्रॉग करने की ज़रूरत है। चीन की सबसे बड़ी खास बात ये विपुल कि जो पूरी दुनिया को समझने सीखने की, चीन के अपने डिज़ाइन हैं, चीन की अपनी इंपीरियल महत्वाकांक्षाएं हैं, चीन में तमाम भ्रष्टाचार है, पर चीन ने लीपफ्रॉग करने की जो तकनीक बनाई, चीन ने बेहद कम समय में अपने आप को जीरो से हीरो बना लिया। ये जो तकनीक है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये किसी भी देश के लिए सीखने की ज़रूरत है। हमने फार्मास्यूटिकल में आपको बताया कि 2000 के दशक के मध्य तक फार्मास्यूटिकल में चीन में कुछ नहीं था और आज दुनिया के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स में हो गया। भारत की को ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वो किस तरह से दुनिया के लिबरलाइजेशन का, उदारीकरण का फ़ायदा उठाकर कुछ क्षेत्रों में जब तक लीपफ्रॉग नहीं करेगा, आप धीमी गति से बढ़ने की संभावना के आधार पर आप चीन को कभी बीट नहीं कर सकते। या 6%, 7%, 5.5% की दर से अगर आप बढ़ते रहे तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में चीन को बीट करने में एक पीढ़ी पूरी निकल गई, एक पीढ़ी और निकल जाएगी। अब छलांग मारने का या लीपफ्रॉग करने का की ज़रूरत है। अगला सवाल हमें आदित्य ने भेजा है। आदित्य कह रहे हैं राज्य सरकारों पर बढ़ता कर्ज कितनी बड़ी चिंता का विषय है और क्या वो लोग बिजली, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब चीज़ें महंगी करेंगे क्या आने वाले? राज्य सरकारों पर खर्च के भी ताज़ा आंकड़े आए जो बता रहे हैं, खासतौर से कुछ राज्य, पंजाब, बंगाल और कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी वित्तीय स्थिति चुनौतीपूर्ण है। अब चूंकि GST के बाद राज्य सरकारों के पास रेवेन्यूज़ के रिसोर्सेज बेहद कम बचे हैं, क्योंकि GST के तहत उन्होंने अपनी राजस्व टैक्स लगाने की क्षमताएं GST की व्यवस्था को सौंप दी हैं। तो अब सीमित विकल्प है और स्वाभाविक सी बात है कि स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाया जाना, वाहन पंजीकरण के रजिस्ट्रेशन बढ़ाया जाना, जहाँ जहाँ सर्विसेज हैं उनकी कॉस्ट बढ़ाया जाना उनके लिए ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात देखने वाली है कि राज्य सरकारें अब इस साल जो बोरोइंग कर रही हैं वो बेहद महंगी बोरोइंग है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं। तो राज्य सरकारों के पास अगले साल से 2024-25 के बाद से देनदारी का जो बोझ आएगा उसे चुकाने के लिए भी उन्हें संसाधन जुटाने पड़ेंगे। सर, अब कार्यक्रम के चलते चलते हिस्से में जो है कोई वेब सीरीज़ या कोई किताब आप रिकमेंड करना चाहेंगे दर्शकों को? एक वेब सीरीज़ है, अगर आप लोग अफ्रीका के बारे में, और भी दिलचस्प सीरीज़ भी और काफ़ी बेहतर ढंग से बनाई गई है। एक ओलप्सो साशोर करके नाइजीरिया के लेखक हैं, उनकी एक उपन्यास है, उसके बेस पर एक वेब सीरीज़ बनी है, जर्नी ऑफ एन अफ्रीकन कॉलोनी। ये पूरी डॉक्यू सीरीज़ है, इसको डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है। इसके जरिए आप नाइजीरिया की आज़ादी की कहानी को समझ सकते हैं जाकर। बेहद दिलचस्प ढंग से और बेहद पावरफुल ढंग से बनाई गई डॉक्यू सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, जर्नी ऑफ एन अफ्रीकन कॉलोनी। अगर ऐसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। थोड़ी सी पुरानी है और शायद आपने ना देखी हो, तो इसे ज़रूर देखिए। अंशुमान सर, हर बार की तरह इस बार का भी इकोनॉमिकम काफ़ी कुछ सीखने वाला रहा और ख़ास तौर से सूखे की स्थिति कितनी भयावह हो रही है दुनिया के लिए और भारत के लिए कितनी बुरी स्थिति हो सकती है, ये तमाम चीज़ें बहुत आसान भाषा में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इकोनॉमिकम को अब समाप्त करने का वक्त हो चुका है, लेकिन आप लोग लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मनी 9 के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है
तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। और अगर खबर पढ़ने के शौकीन हैं तो money9.com पर जाइए, आपकी जेब से जुड़ी तमाम ज़रूरी खबरें यहाँ आपको मिल जाएंगी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप money9 के साथ बने रहें। नमस्कार।